यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक अनाथ लड़की राधा अपने छोटे भाई सोनू के साथ रहती थी। उनकी माँ कई साल पहले ही गुजर चुकी थी और कुछ दिन पहले उनके पिता का भी देहांत हो गया था। अब दोनों अपने ताऊ रामकिशन, ताई कमला और उनकी बेटी काजल के साथ रहते थे। सुबह का समय था। धूप धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी। रसोई में राधा जल्दी जल्दी चूल्हे पर नाश्ता बना रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए। अरे वाह राधा बिटिया, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। बिल्कुल तुम्हारी दादी माँ के हाथों जैसा स्वाद है। लेकिन बेटा, तुम हमारे साथ बैठकर क्यों नहीं खा रही हो? आओ, हम सबके साथ बैठकर खाओ। धन्यवाद ताऊ जी, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी। मुझे भूख नहीं है। आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। राधा की तारीफ सुनकर पास बैठी ताई कमला के मन में हल्की सी जलन पैदा हो गई। आज तक इन्होंने मेरे बनाए खाने की इतनी तारीफ कभी नहीं की, और देखो अपनी लाडली राधा की कितनी तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ताऊ रामकिशन खेत की ओर चले गए। दोपहर के समय ताई कमला गांव की कुछ औरतों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अरे कमला बहन, वो तुम्हारी जेठानी की बेटी राधा तो एक दिन पूरा घर अपने कब्जे में कर लेगी, देख लेना। तुम्हारे पति तो हर बात पर पूरे गांव में राधा की ही तारीफ करते रहते हैं, मानो वही उनकी सगी बेटी हो। अरे बहन, राधा के पिताजी को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मेरे पति उन दोनों भाई बहन को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। तुम सही कह रही हो कमला। आखिर तुम्हारा घर और खेती बाड़ी सब राधा के पिता का ही बनाया हुआ है, और उनके जाने के बाद सब तुम्हारे पति के हाथ में है। ऐसे में उन दोनों अनाथ बच्चों को प्यार देना तो तुम्हारा फर्ज है। बुजुर्ग औरत की बातें सुनकर कमला का चेहरा उतर गया। उसके मन में ईर्ष्या और लालच घर करने लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। तभी ताऊ रामकिशन घर लौटे। उनके हाथ में एक चमचमाती नई साइकिल थी। दीदी दीदी, वो देखो, ताऊ जी नई साइकिल लाए हैं। सोनू की आवाज सुनकर राधा रसोई से बाहर आ गई। काजल भी उत्सुकता से साइकिल को देखने लगी। चलो बाहर चलकर देखते हैं। लो बेटा, तुम्हारे लिए यह नई साइकिल। तुम सब भाई बहन मिलकर चलाना और खूब खेलना। मैंने कल तुम बच्चों की बातें सुनी थी। तुम लोगों को यही साइकिल चाहिए थी ना? हाँ ताऊ जी, यह साइकिल हम सब भाई बहन मिलकर चलाएंगे। इतने पैसे बर्बाद कर दिए, क्या जरूरत थी ये साइकिल लाने की? और लाए भी तो राधा और सोनू के लिए। तुम्हें अपनी खुद की बेटी नहीं दिखती क्या? उसके लिए तो कभी कुछ नहीं लाते। अरे कमला, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, सब बच्चे मिलकर चलाएंगे। और तुम यह बात भूलो मत कि यह घर, खेत और सारा धन मेरे बड़े भैया का ही है। आज उनकी मेहनत के कारण हम सब एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ हाँ, सब तुम्हारे भाई का है, पता है। मुझे यही बात सुन सुनकर मेरे कान थक चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी का कोई हक नहीं है। इन सब चीजों पर मेरा भी हक है, और मैंने भी बहुत कुछ किया है इन दोनों अनाथ राधा और सोनू के लिए। तुम भी मत भूलना। इतना कहकर कमला गुस्से में घर के अंदर चली गई। अगले दिन दोपहर के समय गांव की औरतें राधा के घर के बाहर बैठी बातें कर रही थीं। तभी अचानक सामने से सोनू चमचमाती नई साइकिल चलाता हुआ गुजरा। सबकी नजर उसी पर टिक गई। कमला दीदी, यह सोनू किसकी साइकिल चला रहा है? अरे, वह साइकिल मेरे पति ही लेकर आए हैं कल ही। ओहो खूब, तो अपने भाई के बच्चों के लिए साइकिल ले आए, लेकिन अपनी बेटी काजल के लिए क्या लाए, ये तो बताओ। वो काजल के लिए कुछ नहीं लाए। जब से मेरे जेठ जी इस दुनिया से गए हैं, तब से मेरे पति का अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं है। अब वो अपना पूरा प्यार राधा और सोनू पर ही लुटा रहे हैं। सुन रही हो सब लोग, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं लाए, और उन अनाथ राधा और सोनू पर पैसे लुटाने में कोई कमी नहीं। ये राधा अब बड़ी हो गई है, अभी तो साइकिल ली है। कल को तुम्हारा सारा धन दौलत भी उसी को दे दिया तो तुम्हारी बेटी काजल का क्या होगा? और सोचो कमला, काजल भी कुछ सालों में शादी लायक उम्र में आ जाएगी। उसकी शादी के लिए भी पैसा लगेगा। अगर तुम्हारा पति यूं ही राधा और सोनू पर पैसा उड़ाता रहा तो काजल के लिए क्या बचेगा? तुम सब सही कह रही हो। आज के बाद घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा, लेकिन मेरे पति तो सिर्फ राधा और उसके भाई पर ही पैसा लुटाते हैं।
मैं इन्हें उन दोनों से दूर कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत आसान है कमला। राधा को तेरे पति की नजरों में गिरा दे, उससे कोई गलती करवा दे या ऐसा माहौल बना दे कि तेरे पति को लगे कि राधा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बस राधा को उसके ही घर में बदनाम कर दे। तेरे पति उसे खुद दूर धकेल देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब मैं राधा को इतना परेशान करूंगी, इतना तंग करूंगी कि या तो वह खुद कोई गलती कर बैठेगी या मेरी बातों के जाल में फंस जाएगी। अगली सुबह राधा काजल के साथ बाहर बैठी थी। सोनू वहीं साइकिल चला रहा था। तभी वहां कमला आई और ऊंची आवाज में राधा से बोली, अरे ओ राधा, यहाँ बैठकर क्यों समय खराब कर रही हो? जाओ झाड़ू पोछा कर दो और फिर बर्तन साफ करके खाना बना देना। हाँ ताई जी, मैं अभी करती हूँ। अरे साइकिल से नीचे उतर, क्या उसे खराब कर देगा? अब से यह साइकिल सिर्फ मेरी बेटी काजल ही चलाएगी। आज के बाद इस साइकिल को हाथ भी मत लगाना, समझे ना? माँ, आप मेरे भाई को साइकिल चलाने से क्यों रोक रही हो? तू चुप रह काजल, अपनी माँ से बहस मत कर। राधा घर का सारा काम कर रही थी। उधर ताई कमला दिन भर फोन पर अपने मायके वालों से बातें करती रहती थी। तभी अचानक ताऊ रामकिशन वहां आ गए। कमला, तुम दिन भर फोन पर लगी रहती हो। यह बेचारी राधा सारा काम कर रही है। उसके पिता को गुजरे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और तुम सारा काम उसी पर डाल रही हो। तुम दोनों मिलकर काम किया करो। क्या आप मुझे डांट रहे हो? आज तक आपने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और अब इस राधा की वजह से मुझे डांट रहे हो। और वैसे भी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। ठीक है, अब देखना, मैं इस राधा को तुम्हारी नजरों में इतना गिरा दूंगी कि तुम खुद कहोगे इसे घर से बाहर निकाल दो। फिर इस घर और सारी संपत्ति पर मेरा। दोपहर के समय सभी लोग खाना खा चुके थे। अब केवल कमला और राधा ही बाकी थीं। ताई जी, आप खाना खा लीजिए, सब तैयार है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं राधा, तू खा ले, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना परोसती हूँ। कमला ने जानबूझकर राधा की थाली में बहुत सारा खाना परोस दिया। अरे ताई जी, आप यह क्या कर रही हैं? मैं इतना सारा खाना नहीं खा पाऊंगी। नहीं बेटी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। अब तुम्हें अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सेहत बनानी चाहिए। कुछ देर बाद बैठक में ताऊ रामकिशन बैठे हुए थे। तभी कमला रोने का नाटक करती हुई वहां पहुंची। अजी सुनते हो, ये राधा रोज सारा खाना खत्म कर देती है। आज भी देखो, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं तो बिना खाए ही रहने लगी हूँ। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। जब मैंने उससे इस बारे में कहा तो वह मुझसे बहस करने लगी। क्या राधा ने सच में ऐसा किया है? लेकिन वह तो कभी ऐसा नहीं करती। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आपको लगता है कि वह बहुत भोली भाली है, लेकिन असल में वही हमारे घर को बर्बाद कर रही है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ। आज आप भी उसका असली चेहरा देख लीजिए। कमला की बातें सुनकर रामकिशन गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें राधा पर भरोसा था, लेकिन रोज रोज एक जैसी बातें सुनकर उनके मन में भी संदेह पैदा होने लगा। दिन बीतते गए। कमला हर रोज कोई न कोई नया बहाना बनाकर राधा के खिलाफ रामकिशन के काम। कभी वह कहती कि राधा ने काजल को डांट दिया, कभी कहती कि राधा ने उसके लिए खाना नहीं छोड़ा, तो कभी यह आरोप लगाती कि राधा उससे बदतमीजी से बात करती है। धीरे धीरे इन बातों का असर रामकिशन के मन पर पड़ने लगा। एक शाम दोनों पति पत्नी आंगन में बैठे बात कर रहे थे। देखो कमला, जब बड़े भैया जीवित थे तब घर और खेती की सारी जिम्मेदारी वही संभालते थे। मुझे तो खेती बाड़ी का काम कभी ठीक से नहीं आता था। भैया के रहते मैं हमेशा निश्चिंत रहता था, क्योंकि हर समस्या का हल वही निकाल लेते थे। लेकिन अब भैया हमारे बीच नहीं है। सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। फसल भी पहले जैसी नहीं हो रही और कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर किसी काम में कमी रह जाए या कोई नुकसान हो जाए तो उसका पूरा बोझ मुझे ही उठा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऊपर से राधा और सोनू की जिम्मेदारी भी अब हमारे सिर पर आ गई है। उनके खाने पीने, पढ़ाई और बाकी जरूरतों का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ रहा है।
आखिर कब तक हम यह सब करते रहेंगे? राधा अब बड़ी हो चुकी है, कुछ ही समय में उसकी शादी करनी पड़ेगी और उसकी शादी में भी बहुत पैसा खर्च होगा। फिर सोनू भी बड़ा हो रहा है, कुछ सालों बाद उसकी जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर आ जाएंगी और हमारी अपनी बेटी काजल भी तो बड़ी हो रही है। हमें उसके भविष्य और उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। सच कहूं तो अब राधा और सोनू हमारे ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। घर का खर्च पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है कि अब हमें उन्हें अलग कर देना चाहिए। यह घर, खेत और सारी संपत्ति अब हमारे पास है। अब हमें इसमें किसी और का हिस्सा नहीं देना चाहिए। कमला की बातों ने रामकिशन के मन में चल रही चिंता को और बढ़ा दिया। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठे सोचते रहे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। सच कहूं तो अब उनकी जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। बहुत समय तक हमने उनका ध्यान रखा है। अब लगता है कि हमें कोई दूसरा फैसला लेना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ताऊ रामकिशन और ताई कमला ने राधा और सोनू को अपने कमरे में बुलाया। दोनों भाई बहन घबराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। राधा, हम तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। सच कहें तो अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। हमारी अपनी बेटी भी है और घर का खर्च भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम दोनों हमारे पुराने घर में जाकर रहो। अब वही तुम्हारा रहने का ठिकाना होगा। ताऊ जी, आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हमें घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं? हाँ राधा, यही सही फैसला है। अब हमें अपनी बेटी और अपने घर की जिम्मेदारियों के बारे में सोचना होगा। और वैसे भी तुम दोनों अब छोटे बच्चे नहीं रहे। अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी पिताजी को गुजरे सिर्फ 1 महीना हुआ है और आप हमें घर से निकाल रहे हैं। यह घर हमारे पिताजी ने अपनी मेहनत से बनवाया था। यह हमारा भी घर है। आप इसे हमसे कैसे छीन सकते हैं? हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा जुबान मत चलाओ। तुम्हारे पिताजी का अब यहाँ कुछ नहीं है। यह घर, खेत और बाकी सब कुछ अब हमारा है। तुम्हारा इनमें कोई हक नहीं है। कमला सही कह रही है। अब तुम दोनों यह घर छोड़ दो, पुराने घर में जाओ और वहीं रहो। यही हमारा अंतिम फैसला है। अगर आप हमें इस घर से निकाल रहे हैं तो कम से कम हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। हमारे पिताजी ने दिन रात मेहनत करके यह सब बनाया था। उनकी मेहनत पर हमारा भी अधिकार है। तुम्हें किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। खेत और जमीन के सारे कागज मेरे नाम पर हैं। हर दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर हैं। कानूनन भी तुम्हारा किसी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप दोनों हमारे साथ ऐसा करेंगे। आपने धोखे से मेरे पिताजी की सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली। भगवान सब देख रहा है, वह आपको कभी माफ नहीं करेगा। दीदी, तुम रो मत। इन लोगों के लिए अपने आंसू मत बहाओ। मैं अब छोटा नहीं रहा। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, अपना नाम बनाएंगे और एक दिन अपना हक भी वापस लेकर रहेंगे। राधा और सोनू की आंखों में आंसू थे। दोनों ने भारी मन से अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया और पुराने घर की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर राधा ने पूरे घर की साफ सफाई की। कई जगह धूल जमी हुई थी और घर काफी समय से बंद पड़ा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे घर को रहने लायक बना दिया। शाम को उसने अपने पास बचे हुए पैसों को गिना और सोनू से बोली, सोनू, मेरे पास अभी कुछ पैसे बचे हुए हैं। मैं बाजार से थोड़ा राशन और जरूरी सामान लेकर आती हूँ ताकि हम कुछ दिनों तक आराम से रह सके। राधा बाजार गई और अपनी जरूरत के अनुसार राशन और सब्जियां खरीद लाई। घर लौटकर उसने खाना बनाया और अपने छोटे भाई को प्यार से खाना खिलाया। लेकिन रात होने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने भविष्य की चिंता में सारी रात जागती रही। अगली सुबह दोनों भाई बहन घर के बाहर बैठे अपने आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे। सोनू, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। सिर्फ बचे हुए पैसों के भरोसे ज्यादा दिन तक घर नहीं चल सकता। हमें कोई काम शुरू करना पड़ेगा। दीदी, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। गांव में भी सब तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ करते थे। क्यों ना हम पाव भाजी बनाकर बाजार में बेचें? लोगों को जरूर पसंद आएगी।
वाह सोनू, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर हम मेहनत से काम करें तो जरूर सफल होंगे। चलो अभी बाजार चलते हैं और पाव भाजी बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद लाते हैं। दोनों भाई बहन अपने पास बचे हुए पैसों को लेकर बाजार पहुंचे और पाव भाजी बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद लाए। घर लौटकर राधा ने पूरी मेहनत और लगन के साथ स्वादिष्ट पाव भाजी बनानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो दोनों भाई बहनों ने पाव भाजी को ठेले पर सजाया और बाजार पहुंच गए। उम्मीद और मेहनत से भरे उनके दिल एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। अब वे अपने पहले ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। दोनों भाई बहन अपने ठेले के पास खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजरे। पाव भाजी की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लोगों के कदम खुद ब खुद ठेले की तरफ बढ़ने लगे। अरे भाई, जरा इधर आओ, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। चलो आज यहीं पाव भाजी खाकर देखते हैं। वाह, क्या स्वाद है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी नहीं खाई। सच में मजा आ गया। धीरे धीरे और भी लोग वहां आने लगे। जो भी पाव भाजी खाता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। देखते ही देखते ठेले के आसपास भीड़ लग गई। शाम कब रात में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। कुछ ही घंटों में उनकी सारी पाव भाजी बिक गई। दीदी देखो, हमारी सारी पाव भाजी बिक गई। आज हमने पहली बार अपनी मेहनत से इतने पैसे कमाए हैं। हाँ सोनू, आज की कमाई हमारे लिए बहुत खास है। अब हम और सामान खरीदेंगे और रोज मेहनत करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे। उस दिन के बाद राधा रोज सुबह जल्दी उठकर ताजी और स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती और बाजार में बेचने जाती। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। गांव के लोग उसके ठेले पर आने लगे और उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। दिन गुजरते गए और दोनों भाई बहनों की मेहनत रंग लाने लगी। अब उनके जीवन में फिर से खुशियां लौटने लगी थीं। वे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को बेहतर बनाने में जुट गए थे। लेकिन दूसरी तरफ ताऊ रामकिशन और ताई कमला की जिंदगी मुश्किलों से घिरती जा रही थी। रामकिशन को खेती बाड़ी का ज्यादा अनुभव नहीं था। वह हमेशा अपने बड़े भाई के भरोसे रहा था। जब सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आई तो वह सही तरीके से खेती नहीं संभाल पाया। एक के बाद एक गलत फैसलों ने उसकी हालत और खराब कर दी। फसलें बर्बाद होने लगीं, आमदनी रुक गई और कर्ज लगातार बढ़ता गया। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई। एक दिन गांव का सेठ गुस्से में उसके घर पहुंचा। सुन रामकिशन, अगर तूने एक हफ्ते के अंदर मेरा पूरा पैसा वापस नहीं किया तो तेरे खेत मेरे हो जाएंगे। वैसे भी खेतों के कागजात मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, उसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उधर गांव की कुछ औरतें चौपाल पर बैठकर बातें कर रही थीं। सुना तुमने? जिस राधा को उसके ताऊ ताई ने घर से निकाल दिया था, आज वही बाजार में पाव भाजी बेचकर खूब नाम कमा रही है। हाँ बहन, मैं भी कल उसके ठेले पर गई थी। उसकी पाव भाजी का स्वाद तो कमाल का है। मेरे बच्चों ने तो मुझसे कहा कि अगली बार भी वहीं से लेकर आना। बेटी, यही तो भगवान का न्याय है। जिन्होंने उन अनाथ बच्चों के साथ अन्याय किया, आज वही लोग मुश्किलों में फंस गए हैं। उधर वह लड़की अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है और इधर उनका घर बर्बादी की तरफ जा रहा है। इन सब बातों से बेखबर रामकिशन अपने घर में सिर पकड़कर बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सारे पैसे खत्म हो गए, फसल भी बर्बाद हो गई। मुझे तो खेती संभालना कभी ठीक से आया ही नहीं। अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और ऊपर से सेठ भी धमकी देकर गया है। मैं इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाऊंगा? अब तो पूरे गांव में लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। गली गली हमारी बदनामी हो रही है और इसकी वजह भी आप ही हैं। आज हर जगह सिर्फ राधा की तारीफ हो रही है। कमला, शायद लोग सही कह रहे हैं। हमने राधा और सोनू के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमने उनका हक छीन लिया। शायद भगवान हमें उसी की सजा दे रहे हैं। अब मुझे लगने लगा है
कि उन्हें घर से निकालना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बस कीजिए, बार बार वही बात मत दोहराइए। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। और वह राधा, उसकी हमारे सामने क्या हैसियत है? आज उसका काम चल रहा है तो चलने दीजिए। देख लेना, कुछ दिनों बाद उसका यह ठेला भी बंद हो जाएगा और फिर उसे समझ आएगा कि जिंदगी चलाना कितना मुश्किल होता है। अगले दिन सुबह सुबह ताई कमला ने राधा के ठेले पर नजर रखने का निश्चय किया। वह चुपचाप घर से निकली और बाजार पहुंचकर दूर खड़ी होकर सब देखने लगी। राधा और सोनू अपने काम में लगे हुए थे। ठेले पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी और लोग लगातार पाव भाजी खरीद रहे थे। यह सब देखकर कमला के मन में जलन और बढ़ गई। अरे बाप रे, ये दोनों तो खूब कमाई कर रहे हैं। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी अकड़ निकल जाएगी। कल जब राधा पाव भाजी बनाएगी तब मैं उसमें इतना नमक मिला दूंगी कि उसका पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। फिर पूरे गांव के सामने इसकी बदनामी होगी। उसी रात कमला ने अपनी योजना तैयार कर ली। अगली सुबह वह चुपके से राधा के घर के पास पहुंच गई। राधा सुबह सुबह पाव भाजी बनाकर रसोई में रख चुकी थी और दूसरे कामों में व्यस्त थी। सोनू भी किसी काम से बाजार गया हुआ था। मौका मिलते ही कमला दबे पांव रसोई में घुसी और पाव भाजी में काफी सारा नमक मिला दिया। इसके बाद वह जल्दी से वहां से निकल गई। चलो, मेरा काम तो हो गया। अब देखती हूँ आज पूरे गांव में इसकी कैसी किरकिरी होती है। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। उस दिन राधा काम की भागदौड़ में इतनी उलझी हुई थी कि वह पाव भाजी में नमक डालना ही भूल गई थी। कमला ने जो नमक उसे नुकसान पहुंचाने के लिए डाला था वही इस बार सही मात्रा में पड़ गया। राधा ने पाव भाजी तैयार की, अपना ठेला सजाया और बाजार पहुंच गई। हमेशा की तरह लोग उसके ठेले पर आने लगे। जिसने भी पाव भाजी खाई वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। थोड़ी ही देर में वहां ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। कुछ समय बाद कमला भी बाजार पहुंची। उसने भीड़ देखी, लोगों की प्रशंसा सुनी और राधा के चेहरे पर खुशी देखी। वह हैरानी से वहीं खड़ी रह गई। यह कैसे हो गया? मैंने तो खुद उसमें इतना नमक मिलाया था, फिर लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? कहीं इसने दोबारा पाव भाजी तो नहीं बना ली? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा था आज इसकी बदनामी होगी, लेकिन यहाँ तो लोग और भी ज्यादा खुश होकर खा रहे हैं। कमला के चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह चुपचाप वहां से वापस लौट गई। उधर राधा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस तरह भाग्य ने उसका साथ दिया था। लेकिन कमला ने हार नहीं मानी। उसने पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह राधा काजल से मिलने उनके घर पहुंची। उसे गांव वालों से पता चला था कि ताऊ रामकिशन कर्ज में डूब चुके हैं और घर की हालत बहुत खराब हो गई है। इसलिए वह मदद के लिए कुछ पैसे लेकर वहां पहुंची। काजल, मेरी प्यारी बहन, तू कैसी है? मुझे तेरी बहुत याद आती है। मैंने गांव वालों से सुना कि ताऊ जी की फसल खराब हो गई है और घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी सहायता लेकर आई हूँ। उम्मीद है इससे कुछ सहारा मिल जाएगा। दीदी, मुझे भी तुम्हारी और सोनू की बहुत याद आती है। तुम दोनों के बिना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिताजी ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम हमारी मदद करने चली आई। मुझे पता है कि ताऊ जी और ताई जी ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन तू मेरी बहन है। तेरे लिए मेरे दिल में आज भी वही प्यार है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना और अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। राधा पैसे रखकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद कमला घर के बाहर आई। वह सुबह से ही गुस्से में थी। उसके हाथ में लाल मिर्च से भरा एक डिब्बा था। आज देखती हूँ राधा की पाव भाजी की इतनी तारीफ कैसे होती है। मैं इसमें इतनी लाल मिर्च मिला दूंगी कि लोगों का मुंह जल जाएगा और इसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। काजल ने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थीं। वह तुरंत आगे बढ़ी और मिर्च वाला डिब्बा अपने हाथ में पकड़ लिया। ताई, अरे काजल, वह डिब्बा मुझे दे दो। उसमें लाल मिर्च है। अगर आंखों में चली गई तो बहुत परेशानी होगी। नहीं माँ, मैं यह डिब्बा आपको नहीं दूंगी।
आप इसे लेकर मेरी बहन की पाव भाजी खराब करने जा रही हैं ताकि उसकी बेइज्जती हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने। उसी समय रामकिशन भी वहां आ गए। यह सब क्या हो रहा है? तुम दोनों किस बात पर बहस कर रही हो? पिताजी, मुझे शर्म आती है कि आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। पहले आपने मेरे भाई बहन को घर से निकाल दिया और अब भी उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे। क्या आपको पता भी है कि राधा दीदी आज हमारे लिए क्या करके गई हैं? वह जो चारपाई पर कपड़े की गठरी रखी है, उसमें दीदी हमारे लिए पैसे छोड़कर गई हैं। मैं आपको यह सब बताती, उससे पहले ही माँ फिर से उनके खिलाफ साजिश रचने लगी। काजल की बातें सुनकर रामकिशन और कमला दोनों सन्न रह गए। आज सुबह राधा दीदी यहाँ आई थीं। उन्होंने हमारी परेशानी के बारे में सुना और हमारी मदद के लिए पैसे देकर गई हैं। यह सुनते ही रामकिशन और कमला की आंखें नम हो गईं। हे भगवान! कमला, देख रही हो, जिस बच्ची का हमने सब कुछ छीन लिया, वही आज हमारे बुरे समय में हमारी मदद कर रही है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं सचमुच बहुत बुरी औरत हूँ। मैंने राधा के खिलाफ कितनी साजिशें रची, उसे कितना परेशान किया और वह बदले में हमारी मदद करके चली गई। मैं अपनी नजरों में भी गिर गई हूँ। सुनिए जी, मुझे आपको एक और सच बताना है। मैं इतने दिनों से राधा के खिलाफ जो भी शिकायतें करती रही, वह सब झूठ था। मैं चाहती थी कि वह आपकी नजरों में गिर जाए और आप उसे नफरत करने लगें। क्या? तो तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोलती रही? और मैं भी कितना बड़ा मूर्ख निकला। मैंने अपने स्वर्गीय भाई के बच्चों को घर से निकाल दिया। सच तो यह है कि मैं तुमसे भी बड़ा अपराधी हूँ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानती हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अभी भी समय है अपनी गलती सुधारने का। चलिए आज ही राधा और सोनू के पास चलते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें उनके पिता के बनाए घर में सम्मान के साथ वापस लेकर आते हैं। तुम ठीक कह रही हो कमला। हमें उन दोनों बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पता नहीं वे हमें माफ भी करेंगे या नहीं। मुझे तो अब उनसे नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही है। उसी शाम ताई कमला, ताऊ रामकिशन और काजल राधा के घर गए। वहां पहुंचते ही कमला और रामकिशन राधा और सोनू के पैरों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगे। बेटा, तू तो सचमुच भगवान का रूप है। तूने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम दोनों मासूम बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं किया। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मुझ में पैसों का इतना लालच आ गया था कि मैंने अपने सगे भाई के बच्चों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। इसीलिए आज मुझे अपने बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। लोगों के तानों के रूप में मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज तू ही हमारी रक्षक बनकर सामने आई। हमें हमारे कर्मों का फल मिल चुका है। हमने बेईमानी की और बहुत गलत काम किए। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, मगर तूने उन्हीं कांटों को फूलों में बदल दिया। तू सच में बहुत महान है। मुझे एक और बात कबूल करनी है। मैं उस दिन चुपके से यहाँ आई थी और तेरी पाव भाजी में बहुत सारा नमक मिला दिया था, लेकिन शायद किस्मत ने उस दिन भी तेरा साथ दिया, इसलिए तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। मैं अपनी उस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी। अब मैं कभी जिंदगी में तेरे साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। आज मुझे समझ आ गया कि तू कितनी अच्छी है। देखा दीदी, इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। ताई जी, जिस दिन आपने पाव भाजी में नमक मिलाया था, उस दिन दीदी जल्दी में नमक डालना ही भूल गई थी। भगवान हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं, इसलिए मेरी दीदी का कुछ नहीं बिगड़ा। दीदी, तुम इन्हें बिल्कुल माफ मत करना। इनके कारण तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। भैया, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे माँ पिताजी को माफ कर दो और सब कुछ भूलकर हमारे साथ वापस घर चलो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम दोनों के बिना वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काजल की बातें सुनकर राधा और सोनू का दिल पिघल गया। ताऊ जी, ताई जी, अब आप दोनों सब कुछ भूल जाइए। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे हम सब मिलकर अच्छा जरूर कर सकते हैं। मैंने दिल से आप दोनों को माफ कर दिया है। अब मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है।
अब हम सब पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। दीदी सही कह रही है, अब पुरानी बातों को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हाँ बेटा, अब हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। राधा, तू सच में बहुत महान है। तेरा दिल बहुत बड़ा है। हमें माफ करने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो, अपना सामान बांध लो मेरे बच्चों, और अपने घर चलो। वह घर तुम्हारा है और अब कोई उसे तुमसे नहीं छीनेगा। चलो, हमारे साथ वापस चलो। इसके बाद राधा और सोनू अपने ताऊ रामकिशन, ताई कमला और काजल के साथ वापस अपने घर चले गए। अब ताई कमला उन्हें बिल्कुल अपनी संतान की तरह प्यार करने लगी थी। राधा बेटी, आज मुझे अपनी गलती का असली एहसास हो गया है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझे बहुत दुख दिए और तेरे साथ बहुत ज्यादती की। बेटी, तू हम सबका ध्यान रखती रही, हमारे लिए दिन रात मेहनत करती रही, और बदले में मैंने तुझे सिर्फ तकलीफ और दुख दिए। अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह बाकी है तो मुझे माफ कर। ताई जी, आप मुझसे बड़ी हैं। आपने मुझे हमेशा माँ जैसा सहारा दिया, और जो भी गलतियाँ हुई वे उस समय के हालात की वजह से हुई। इंसान से गलती हो जाती है ताई जी। राधा, आज से मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ बैठकर पाव भाजी बनाऊंगी, तेरे साथ मेहनत करूंगी और तेरे साथ कमाऊंगी। अब तू अकेली नहीं है बेटी। हम दोनों मिलकर यह ठेला चलाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मेहनत और एकता की ताकत के सामने कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। हाँ ताई जी, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे और कल से एक नई शुरुआत करेंगे। उसी समय गांव की सबसे समझदार, सम्मानित और दुनियादारी समझने वाली बुजुर्ग महिला लच्छो काकी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखों में जीवन का अनुभव था और उनकी आवाज में सच्चाई की गूंज। कमला, आज तेरी आंखों में सच्चा पछतावा दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अब उन औरतों के साथ मत बैठना जिनका काम सिर्फ दूसरों के घरों में फूट डालना होता है। जो लोग दूसरों की जिंदगी में आग लगाते हैं वे कभी किसी का भला नहीं कर सकते। तू घर जोड़ने वाली बन, घर तोड़ने वालों का साथ छोड़ दे। काकी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। अपने घर और अपने परिवार को मैं खुद संभालूंगी। आज से मैं गलत संगत छोड़कर सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलूंगी। इसके बाद ताऊ रामकिशन ने खेती बाड़ी पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। राधा की मदद से मिले पैसों से उसने अपना सारा कर्ज चुका देता। उधर राधा के ठेले पर अब राधा, सोनू, काजल और ताई कमला मिलकर पाव भाजी बेचने लगे। धीरे धीरे उनका काम और भी अच्छा चलने लगा और उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया।